सियाड़ा नी देख ले हॉलीवुड तक चलदा। नमस्कार। आज हम बात करेंगे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की, उनकी प्रेरणा देने वाली जिंदगी की। हमारे पास कुछ अंश हैं किताब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक प्रेरणादायक जीवन यात्रा से। जी। और आज हमारा मकसद है मतलब रामेश्वरम के एक छोटे से कस्बे से निकलकर भारत के मिसाइल मैन और फिर राष्ट्रपति बनने तक का उनका जो सफर था, उसके खास पड़ाव, संघर्ष, कामयाबियां, इन सबको समझना। हाँ, बिल्कुल। एक गरीब नाविक के बेटे से देश के सर्वोच्च पद तक, ये कहानी सच में बड़े सपने देखने का हौसला देती है। तो चलिए इस सफर को थोड़ा करीब से देखते हैं। हाँ, और यहाँ देखिए दिलचस्प बात यह है कि कैसे मतलब बहुत कम साधन थे, शुरुआती नाकामयाबियां भी मिली, पर उनकी जबरदस्त इच्छा शक्ति और वो सीखने की जो भूख थी, उसने उन्हें इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचाया। सही कहा। उनका जीवन दिखाता है कि हालात मुश्किल हों पर इरादे पक्के हों तो रास्ते खुलते जाते हैं। तो शुरुआत उनके बचपन से करते हैं। 1931 रामेश्वरम में जन्म, एक आम मुस्लिम परिवार। आर्थिक स्थिति जैसा आपने कहा बहुत अच्छी नहीं थी। बचपन में पढ़ाई के साथ साथ अखबार भी बेचने पड़े उन्हें। हाँ, ये बात बहुत लोग जानते हैं, पर ये उनके संघर्ष की बस एक झलक है। बिल्कुल, लेकिन उनमें जानने की इच्छा, वो जिज्ञासा गजब की थी, खासकर विज्ञान और गणित में। और यही लगन, यही जुनून उन्हें ले गया मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मतलब MIT, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के लिए। हाँ, और वहाँ का वो डीन वाला किस्सा तो काफी मशहूर है। हाँ, प्रोजेक्ट का डीन ने कहा 3 दिन में पूरा करो वरना स्कॉलरशिप चली जाएगी। सोचिए कितना दबाव रहा होगा। बिल्कुल, और कलाम साहब ने दिन रात एक करके वक्त से पहले पूरा कर दिखाया। ये उनके काम के प्रति जो डेडिकेशन था, उसका शायद पहला बड़ा उदाहरण था दुनिया के सामने। लेकिन एक बहुत बड़ा सपना पूरा नहीं हो पाया, भारतीय वायुसेना में फाइटर पायलट बनने का। हाँ, ये उनके जीवन का एक अहम मोड़ था। सिलेक्शन लिस्ट में उनकी रैंक 9वीं थी और चुने जाने थे सिर्फ 8 लोग, बस एक रैंक से रह गए। जी, ये उनके लिए एक बड़ा झटका था। जाहिर है, गहरी निराशा का पल। पर शायद यहीं से उन्होंने अपनी दिशा बदली। हो सकता है इसी अनुभव ने मिसाइल बनाने के उनके इरादे को और मजबूत किया हो। एक तरह से अगर उड़ नहीं सकते तो उड़ाने वाली चीजें बनाने का संकल्प। अच्छा, ये एक अलग नजरिया है। इसके बाद वो 1960 में DRDO से जुड़े, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। हाँ। और फिर 1969 में इसरो, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। ISRO में उन्हें भारत का पहला सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 उसका प्रोजेक्ट डायरेक्टर बनाया गया। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। बहुत बड़ी, देश की उम्मीदें थी। और 1979 में पहली कोशिश वो नाकाम रही। रॉकेट लॉन्च के बाद समंदर में जा गिरा। हाँ, वो एक मुश्किल दौर था, टीम पर बहुत दबाव था। पर यहीं लीडरशिप की एक मिसाल देखने को मिलती है, प्रोफेसर सतीश धवन की। बिल्कुल, उस समय के इसरो चीफ प्रोफेसर धवन। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में नाकामी की पूरी जिम्मेदारी खुद ली। कहा, टीम पर भरोसा है, हम कामयाब होंगे। ये बहुत बड़ी बात थी उस जमाने में। जी हाँ, बहुत बड़ी बात। इसने कलाम और उनकी पूरी टीम का हौसला इतना बढ़ाया कि नतीजा ये हुआ कि अगले ही साल 1980 में SLV-3 ने रोहिणी सैटेलाइट को कामयाबी से ऑर्बिट में पहुंचा दिया। हाँ, और भारत दुनिया के उन गिने चुने देशों में शामिल हो गया जो अपने दम पर सैटेलाइट लॉन्च कर सकते थे। और तब प्रोफेसर धवन ने कामयाबी का सेहरा कलाम और उनकी टीम के सर बांधा। बिल्कुल, और शायद इसी अनुभव ने कलाम की अपनी लीडरशिप स्टाइल को गढ़ा। नाकामी में आगे आना और कामयाबी में टीम को श्रेय देना। सही। इसके बाद वे DRDO लौटे और इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम IGMDP उसका नेतृत्व किया। हाँ, और इसी प्रोग्राम के तहत पृथ्वी और अग्नि जैसी मतलब बहुत अहम मिसाइलें बनी, जिसने भारत को रक्षा तकनीक में आत्मनिर्भर बनाने में बहुत मदद की। और इन्हीं मिसाइलों की कामयाबी ने उन्हें नाम दिया मिसाइल मैन। जी, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। फिर सम्मानों का सिलसिला शुरू हुआ। पद्म भूषण 1981 में, पद्म विभूषण 1990 में और फिर 1997 में देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न। 1998 के पोखरण 2 परमाणु परीक्षणों में भी उनकी बड़ी भूमिका थी। एक राष्ट्रीय नायक बन गए वो। निश्चित रूप से एक वैज्ञानिक के तौर पर उनका योगदान शिखर पर था। लेकिन फिर 2002 में जिंदगी ने एक और मोड़ लिया, राष्ट्रपति पद। हाँ, लगभग सर्वसम्मति से भारत के 11वें राष्ट्रपति चुने गए, देश के पहले वैज्ञानिक राष्ट्रपति। ये भी एक अनोखी बात थी। और वो जनता के राष्ट्रपति कहलाए। उनकी सादगी की कितनी ही मिसालें हैं। हाँ,
बिल्कुल। राष्ट्रपति भवन के दरवाजे आम लोगों के लिए, खासकर बच्चों और छात्रों के लिए खोल दिए। वो कुर्सी वाला किस्सा भी बहुत मशहूर है, जब एक कार्यक्रम में उन्होंने अपने लिए रखी बड़ी कुर्सी पर बैठने से मना कर दिया। जी, और सामान्य कुर्सी मंगवाई। उनका कार्यकाल सादगी, संविधान के सम्मान और युवाओं से सीधे जुड़ाव के लिए याद किया जाता है। उन्होंने लाभ के पद जैसे कुछ मुश्किल मुद्दों पर भी संवैधानिक दायरे में रहकर फैसले लिए। हाँ, और 2007 में उन्होंने अपनी मर्जी से दूसरा कार्यकाल लेने से इनकार कर दिया। राष्ट्रपति पद छोड़ने के बाद वे फिर से अपने सबसे पसंदीदा काम में जुट गए। शिक्षण और लेखन, युवाओं को प्रेरित करना। हाँ, IIM, IIT जैसे बड़े संस्थानों में पढ़ाया और विंग्स ऑफ फायर, इंडिया 2020, इग्नाइटेड माइंड्स जैसे कितनी ही प्रेरणा देने वाली किताबें लिखीं। उनका संदेश हमेशा साफ रहा, अलग सोचो, नया बनाओ, गलतियों से सीखो और बड़े सपने देखो। वो विज्ञान और अध्यात्म का एक अनोखा संगम थे। सादगी, ईमानदारी, ये उनकी पहचान बन गई थी। और फिर वो दुखद दिन, 27 जुलाई 2015, IIM शिलोंग में लेक्चर देते हुए ही उनका निधन हो गया। हाँ, अपने आखिरी पलों तक वो वही कर रहे थे जो उन्हें सबसे ज्यादा पसंद था, ज्ञान बांटना। पूरे देश और दुनिया ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। उनके जन्मदिन 15 अक्टूबर को तमिलनाडु में युवा पुनर्जागरण दिवस और दुनिया भर में विश्व छात्र दिवस के तौर पर मनाया जाता है। उनकी विरासत, उनकी सीख हमेशा प्रेरणा देती रहेगी। तो ये थी डॉक्टर कलाम की एक असाधारण जिंदगी की झलक, मुश्किलों से लड़कर पक्के इरादे के साथ देश की सेवा करने की एक मिसाल। उनकी कहानी वाकई दिखाती है कि साधारण शुरुआत करके भी बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचा जा सकता है। और ये सोचना वाकई अहम है कि डॉक्टर कलाम ने कैसे मुश्किल से मुश्किल हालात में भी अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखा, हर नाकामी को सीखने का एक जरिया माना। उनका जीवन बताता है कि नजरिया, आपका एटीट्यूड कितना मायने रखता है। बिल्कुल। जाते जाते एक सवाल हम सब के सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। डॉक्टर कलाम कहते थे, हमें अपना आज कुर्बान करना चाहिए ताकि हमारे बच्चों का कल बेहतर हो सके। आज के दौर में इस सोच का हमारे लिए और समाज के लिए क्या मतलब है और इसे असल जिंदगी में कैसे उतारा जा सकता है, सोचिएगा जरूर।